लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन लग आदिवासी समाज की, जिस पर अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों को सोने की खदान के रूप में, कोयले की खदान के रूप में, मैग्नीज की खदान के रूप में अलग अलग और माइनिंग को लेकर सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से आदिवासियों की छीनी है। जो उनको मुआवजा देना था वो एक तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से उनको मुआवजा दिया गया। कोई भी सरकार जब नियम है आदिवासियों की ज़मीन नहीं बिकेगी तो इसका मतलब है आदिवासी भूमि विहीन न हो। ये भावना का उल्लंघन करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों की ज़मीनों का मुआवजा आर्थिक रूप से दिया। सरकार की नीयत ठीक होती तो जिस आदिवासी की जितनी ज़मीन खनन के रूप में, खनिज की ज़मीन के रूप में या अन्य सरकारी प्रयोजन के लिए खरीदी थी या ली थी या अधिग्रहण की थी, वो दूसरी जगह उसको ज़मीन देते, उतनी ज़मीन दूसरी जगह देते, तब नियत की क्लियरिटी आती। हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मोहन यादव जी की सरकार या शिवराज जी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। सारे आदिवासी भूमि विहीन है, सारे आदिवासी दर दर भटक रहे हैं। कई जगह आंदोलन चल रहे हो, चाहे छतरपुर हो, बांध को बनाने को लेकर जमीन अधिग्रहण की गई हो आदिवासियों की, या पन्ना केन बेतवा की जो परियोजना उसके अंतर्गत की गई हो, या जो अडानी अंबानी और बिल्डा को कोयले की खदान सिंगरौली में अलग अलग और कंपनियों को अधिग्रहण की गई वो खदानें हो, सब में एक जैसा व्यवहार है। मैं समझता हूँ ये अन्यायपूर्ण है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह है कि उन आदिवासी भाइयों की पीड़ा को आप महसूस करें, चूँकि एक आदिवासी आप भी हैं, और सरकार को इसके लिए निर्देशित करें, मोहन यादव जी को निर्देशित करें, ये मेरा आग्रह है। साथ ही साथ 25 लाख से ज़्यादा पेड़, चूँकि जल जंगल ज़मीन का असली मालिक आदिवासी होता है तो जंगलों की कटाई हो रही है। एक रेल परियोजना है, रेल परियोजना पन्ना से होते हुए छतरपुर पे केन बेतवा, छतरपुर और सिंगरौली जाएगी। ये रेल परियोजना के लिए 50,000 पेड़ों की कटाई कर दी, फिर परियोजना की फिर से सीमांकन किया, कार्य योजना बदल दी, फिर नए 50,000 पेड़ काटने हैं। मतलब 1 लाख पेड़ बिना व्यवधान से, लापरवाही से काट दिए। ये अपने आप में एक नाम एक पेड़, माँ के नाम एक पेड़, अलग अलग प्रकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी भी अपनी इसमें प्रमोशन करते रहते हैं, पर व्यवस्थापन ये कहता है, सत्यता ये कहती है कि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और इसका जो मुख्य भावना है वो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है, जंगल से जुड़ा हुआ है। तो इस पर भी संज्ञान लें आदरणीय राष्ट्रपति महोदय। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार के पट्टों में मध्य प्रदेश फिसड्डी है, लगातार यातनाएं हो रही है, लगातार वन अधिकार के जो कानून मनमोहन सिंह जी लेके आया था उसका उल्लंघन हो रहा है। इस पर भी राष्ट्रपति महोदय ध्यान दें। आदिवासी शिक्षा, चूँकि ये आदिवासी प्रदेश है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित यहाँ पर फिर भी आदिवासी है, और जितनी योजनाएं बनती है आदिवासी समाज को शिक्षित करने की, उसको रोजगार देने की, उसको आत्मनिर्भर बनाने की, सब में करप्शन 80% तक है। तो मैं आग्रह करता हूँ राष्ट्रपति महोदय से कि आदिवासी शिक्षा, बेटा हो या बेटी, ए से लगाकर, फर्स्ट से लगाकर, प्राइमरी से लगाकर आखिरी, वो चाहे उसको मेडिकल की शिक्षा लेनी हो, चाहे ग्रेजुएट होना हो, चाहे हायर एजुकेशन की शिक्षा लेनी हो, चाहे किसी भी प्रोफेशनल फील्ड की शिक्षा क्यों फ्री नहीं होनी चाहिए, क्यों मुफ्त नहीं होनी चाहिए, क्यों क्वालिटी वाली नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कानून बने। राज्यपाल आदिवासी है, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि उन आदिवासी समाज की शिक्षा मुफ्त करे। इसके लिए राष्ट्रपति जी का आगमन मध्य प्रदेश में हुआ, इस पवित्रता को वो समझकर इस पर संज्ञान ले, ये मैं आग्रह करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश पे राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान, जो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को दरकिनार करके उनकी सोच को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति जी ने देश के सामने दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।
राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी इस धरती के आदिकाल के वासी हैं, इस भावना को बल देते हैं। इस जमीन के असली मालिक इस देश का आदिवासी है। ये कांग्रेस पार्टी के मूल विचार और नीति का एक परिचय था। उसको चुनौती देती थी आरएसएस, और इन्हीं आदिवासी भाइयों को वनवासी कहती थी। इन्हीं को वनवासी नाम से कई प्रोग्राम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने चलाए, कई योजनाएं चलाई। उनकी सरकारों ने भी वनवासियों के नाम से कई योजनाओं पर अपना नामांकन किया। और मैं मानता हूं कि उस पूरी भावना को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध करती रही कि आदिवासी इस देश का मूलवासी है, इसको वनवासी कहना इनका अपमान है। और कांग्रेस पार्टी इसको इंडोर्स करती रही, बार बार करती रही। मैंने भी कई बार इस पर बयान दिए, हमारे आदिवासी नेताओं ने बयान दिए। हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंगार ने कुछ दिन पहले इस पर गहरी आपत्ति ली थी। उस पूरी भावना को राहुल गांधी की, मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति जी ने महसूस किया और देश के सामने ये कहा कि वनवासी अपनी जगह हो सकते हैं, वन में रहने वाला, पर आदिवासी ही, मतलब एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो भावना है उसको इंडोर्स किया, उसको आत्मसात किया। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसको उन्होंने एक तरह से एड्रेस किया। ये देश को, आदिवासी समाज को इस बात का एहसास हुआ कि जो राहुल गांधी का विचार था, कांग्रेस का विचार था, मूल आदिवासी का विचार था, उसको ही राष्ट्रपति जी ने इंडोर्स किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय, पवित्र समय पे, चूँकि वो मध्य प्रदेश में, कल मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी में जो मध्य प्रदेश के आदिवासी 1,53,00,000 आदिवासी समाज के परिवार के लोग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ होने वाली परिस्थिति और अत्याचार या उनके हक और अधिकार की भावना को मैंने सकारात्मक दृष्टि से राष्ट्रपति जी के सामने एक चिट्ठी के माध्यम से व्यक्त किए थे। मैं मानता हूँ कि उस पर, चूँकि वो मध्य प्रदेश में ही है, तो राज्यपाल भी आदिवासी हैं और राज्यपाल जी भी मध्य प्रदेश के हैं, तो एक प्रतिनिधि, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ रहते हैं। तो उस भावना को, मेरे पत्र की भावना को, मेरे ख्याल से राज्यपाल जी भी उनको अवगत कराएंगे। इस बात का भी मैं एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से आग्रह करता हूँ। मूल बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रपति जी को मीडिया के माध्यम से, कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर 1,53,00,000 आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। जो कानून है वो ये कहता है कि आदिवासी की ज़मीन किसी भी प्रकार से अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं, और जब खरीदेंगे तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 1,26,000 हेक्टेयर ज़मीन, लगभग 3 लाख एकड़ ज़मीन पिछले 7-8 साल में बिकी है आदिवासियों की, पूरे मध्य प्रदेश में। और ये डेटा है, प्रश्न है, उत्तर है ये विधानसभा का। और खरीदी किनने? तो इसमें बीजेपी के कई विधायकों के नाम आए, बीजेपी के कई मंत्रियों के नाम आए, बीजेपी के कई अन्य नेताओं के नाम आए, उद्योगपतियों के नाम आए। कंपनी के माध्यम से ज़मीन खरीदी गई, उसमें बीजेपी के लोग डायरेक्टर हैं या किसी न किसी रूप से उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ऐसी लगभग 1,26,000 हेक्टेयर ज़मीन, राष्ट्रपति महोदय, इस मध्य प्रदेश में बिकी है, और इसकी अनुमति सरकार ने दी है। आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने दी है, आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार ने दी है, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो मैं आग्रह करता हूँ राष्ट्रपति जी से संज्ञान में लें और मोहन यादव और राज्यपाल जी को इस बात के लिए अवगत कराएं कि ये ज़मीन कैसे बिकी, इसकी जांच हो, इसकी समीक्षा हो, और किन लोगों ने ली इसका सत्यापन जनता के सामने हो। कांग्रेस पार्टी ने इसमें निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार 2028 में बनेगी, हम पूरे ज़मीन आदिवासियों की जो बिकी है उसकी समीक्षा करेंगे, और जिनने भी इस क्राइम में सहयोग किया है उनको सजा देंगे, और वापस वो ज़मीन उन लोगों से छीनेंगे जिन लोगों ने अवैध तरीके से ये ज़मीन खरीद आदिवासियों से छीनी है, और फिर उन आदिवासी भाइयों को वापस लौटाएंगे। स्पष्ट रूप से मैं इस बात का फिर से
एक प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी की आप लोगों के प्रदेश के सामने दोहरा रहा हूँ। दूसरा, 1 लाख के पद, 1,53,000 पद खाली है जो आदिवासी और एससी समाज के होते हैं, वो लगातार 20 साल से खाली और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस सरकार की निर्दयता ऐसी है कि उसको लेकर संज्ञान ही नहीं है। इधर 30%, 40% पदों की भर्ती नहीं कर पा रही सरकार, 60% पदों से ही काम ले रही है, और उधर आदिवासियों के 1 लाख के पद भरे नहीं जा रहे। क्राइम है, अपराध है। तो इस अपराध को भी कैसे मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, सरकार को इसके लिए राष्ट्रपति महोदय निर्देश दें। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि 1,79,000 गुण 80,000 बहनें, 2 लाख गुण 80,000 बहनें पिछले 8 साल में मध्य प्रदेश से आदिवासी बहनें गायब हुई हैं। 8 साल में आदिवासी बहनें गायब हुई हैं। ये डेटा विधानसभा का है, ये कोई आरोप नहीं है। तो कैसा प्रदेश है हमारा जहां से लगभग 3.25 लाख बहनें गायब हो गई, पिछले 8 साल में गायब हो गई। मतलब उन बहनों की तस्करी हुई, उन बहनों को यहां से ले जाया गया, जिसकी आज तक गुमशुदगी है, जिसका आज तक सत्यापन नहीं हुआ कि वो वापस मिल गई है। वो आंकड़ा मैंने दिया है। तो आप एक महिला हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी बहनें 2.25 लाख गायब हैं और बीजेपी की सरकार है। मोहन यादव मुख्यमंत्री भी है, मोहन यादव गृह मंत्री भी है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह, उन बहनों की रक्षा करो, उन बहनों के साथ न्याय करो, इस सरकार को मजबूर करो, इस सरकार को मैसेज दो कि अगर महिलाओं की, लाडली बहनों की, अलग अलग तरह की बहनों को लेकर रोज प्रमोशन होता है, विज्ञापन होता है, रोज हर तरह का अपने आप को पीठ थपथपाई जाती है, तब जाकर इन बहनों का गायब होने पर सरकार मौन रहती है। इसको लेकर राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान में लेकर सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि इस पाप से बचे सरकार। अंत में एनसीआरबी के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि अत्याचार और अनाचार में देश में अव्वल है हम, आदिवासियों के अत्याचार में, उन पर अपराध में। तो ये गृह मंत्री किस तरीके से अपने काम को, अपने धर्म का अदायगी कर रहे हैं, और जब सवाल करते हैं, जब जवाब मांगते हैं, जब विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो फिर विपक्ष को गालियां देते हैं। राष्ट्रपति महोदय, हर जगह हमने गुहार लगाई, व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिख के कहा, हमने मीडिया के माध्यम से भी कई बार मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं को कहा कि विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का दायित्व है, सवाल पूछना हमारा धर्म है। अगर इस पर एक मुख्यमंत्री की गरिमामय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गालियां देगा तो मध्य प्रदेश का एक तरह से चारित्रिक खनन होगा, मध्य प्रदेश की गरिमा गिरेगी। तो इस पर भी मुख्यमंत्री को, चूंकि उनके खुद में आत्ममंथन करके उनकी भाषा पर उनको एक समीक्षा करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं और दिन पे दिन लगातार अपनी भाषा की निम्नता लाते जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय हो गया है, मध्य प्रदेश के आम नागरिक के लिए, मध्य प्रदेश की गरिमा के लिए चिंता का विषय हो गया है। मैंने व्यक्तिगत कई बार उनसे आग्रह किया, आप गालियां मत दो, सवालों के उत्तर दो, जवाब दो आप। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति महोदय ने इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर एक जनप्रतिनिधि व्यक्ति नहीं होता है, जनप्रतिनिधि इस समाज का सबसे वरिष्ठतम सम्मानित पद होता है और उसको जनता फॉलो करती है। अगर इस तरह की भाषा जनता और नए आने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जाएगी, हमारे छात्रों में जाएगी, हमारे युवाओं में जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का सम्मान तो नहीं हो सकता, अपमान होगा। तो ये भी एक हमारा आपत्ति है और राष्ट्रपति जी ने इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं फिर से राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैंने पत्र के माध्यम से, जो आज मीडिया के माध्यम से उनसे बातें कही है, वो संज्ञान में लेगी और ये सारी बातें डेटा के आधार पर कही है, डॉक्यूमेंट के आधार पर कही है। ये बातें मैंने मन से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए कि राजनीतिक भाषा नहीं है। ये मध्य प्रदेश को समृद्ध करने की, यहाँ के सुशासन को बढ़ाने की, यहाँ के आदिकाल से इस जमीन के असली मालिक आदिवासियों के हित और अधिकार की है। इसमें राष्ट्रपति जी संज्ञान में लेगी तो मैं समझता हूँ कि उनके पद की गरिमा के अनुरूप हम उनका साधुवाद करेंगे और आज भी हम उनको स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
फिर आपको 2 कौड़ी का भी बोला था, पप्पू का चप्पू बोला। देखो, दो बातें तो इससे क्लियर हो गई कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो सवाल पूछते हैं उससे थोड़े तो डरते हैं। अगर नहीं डरते तो इस तरह की भाषा उनको आवश्यकता नहीं थी बोलने की। या फिर दो बातें हैं कि वो जो सवाल है उनके सामने उनको कर नहीं सकते, उनका निपटारण नहीं कर सकते, इसीलिए दूसरे तरीके से अपने जवाब देते हैं। नौसिखिया कौन होता है? एक पद पर बैठने वाला ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश चलाने के बजाय गालियां देता है, ये होता है नौसिखिया। तो अगर नौसिखिया अपने धर्म को अदा नहीं करना और केवल पद की झूठी सच्ची घोषणाएं करना या विज्ञापन देना, ये होता है नौसिखियापन। नौसिखियापन ये नहीं होता है कि सवाल पूछना। मैं तो अपना दायित्व निभा रहा हूँ और मैं पूछता रहूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जीतू पटवारी एक व्यक्ति नहीं है, ये विपक्ष का एक पार्टी के जिम्मेवार पद पे बैठने वाला एक व्यक्ति है। मेरी कोई मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की दुश्मनी थोड़ी है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, उनको उनका काम करना चाहिए। अगर वो नौसिखिया कहेंगे, 2 कौड़ी का कहेंगे और क्या क्या कहा, पप्पू का चप्पू कहेंगे, तो धन्यवाद उनको। चप्पू तो नाव चलाता है, नाव को पार लगाता है, किनारे ले जाता है, तो उसकी उपयोगिता है। तो मुख्यमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि चप्पू की भी उपयोगिता है। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, फिर से मेरा आग्रह है, आपको अपने दायित्व को निभाना है। गालियां देते रहो, धन्यवाद, उससे हमें फायदा हो रहा है, जरा रिसर्च कर लेना। और अगर आपको गालियां देने में मजा आता है तो एक सेशन रख लो, मैं आ जाऊंगा मेरे सामने। तो धन्यवाद। आप सर तबादला खुला था अभी। हमारी ताकतवर है। सर जो मीनाक्षी नटराजन सर इसके जवाब तो पूरी नफी कर दो। ऐसा है कि मैंने 3 दिन पहले कहा था कि ये तबादला उद्योग 200 करोड़ का व्यापार कर गया है। मैं झूठ था। मुझे बाद में पूरा मैंने इसका हिसाब किताब लगाया, ये 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है जिसका तबादला हुआ। मैं सारे पत्रकारों को फिर से माफ़ी मांगते हुए चुनौती देता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म को माफ़ी मांगते हुए चुनौती दे रहा हूँ। एक लिस्ट निकाल लो, आप आपकी खोजी खबर के हिसाब से स्टिंग करो, जिनके तबादले हुए उनकी लिस्ट लो और उनसे जाकर बात करो। जिनके तबादले किए गए दूसरी जगह, एक को भेजा होगा एक जगह, तो जहां वो व्यक्ति होगा उसको भी हटाया गया होगा दूसरी जगह, दोनों का अलग अलग तरीके से बात करो। 500 करोड़ रुपए का लेन देन के आपको प्रमाण मिलेंगे, आपको प्रमाण मिलेंगे। अब जब ये मैं मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूं तो वो कहते हैं नौसिखियों जैसी बात है। अगर ये नौसिखियों जैसी बात है तो 500% नौसिखियों जैसी बात होगी। सवाल पूछे जाएंगे, उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो जनता इनसे जवाब मांगेगी। सर अभी एक वीडियो पटवारी एक दिशा है जो संविधान से चले और एक दिशा है जो नफरत और घृणा से चले। नफरत से और घृणा से देश चलाने वाले लोग आज सत्ता में हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो लोगों को भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना और सत्ता में बने रहना, लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, वोट की चोरी करना, सीट की चोरी करना और सत्ता में बने रहना, एक वर्ग ये आ गया है। और एक वर्ग है जो इस संविधान से प्यार करता है। इस संविधान से प्यार करने वाले एकजुट हो गए, इस संविधान से प्यार करने वाले एक साथ आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जब ये लाल किताब हाथ में ली और संविधान की बात की तो अब की बार 400 पार 240 पे टिक गया। यानी इसका मतलब क्या था कि देश के लोग संविधान से प्यार करते हैं। ये बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है। मोदी आने वाले समय में नफरती लोग हारेंगे और संविधान जीतेगा। जो भी संविधान से प्यार करता है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में आएगा। धन्यवाद। ये यूथ की देश भर में